नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 30 सीरीज देख रहे थे, आज हम 30 सीरीज में क्लास नंबर 28 को देखेंगे। इससे पहले 27 क्लास हो चुकी है। साथ ही जो भी बच्चे कंटेंट बाय किए हैं उनको परीक्षा दर्पण के रूप में ई बुक क्रिएट करके कंटेंट को दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। जो परीक्षा दर्पण है ये रेलवे के 4 एग्जाम को झेला है और अच्छा खासा जो है अपना कर्तव्य दिखाया है। जैसा कि आज तक हमारी जितनी भी कंटेंट किसी भी एग्जाम के ऊपर हमने चलाया, सेम रिजल्ट वही होना है जो कहता आ रहा हूं और कहता रहूँगा कि अगर कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको जो है और ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती है और आप मेरिट लायक एग्जाम करके आ जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई 100% जीके जीएस किसी धुरंधर टीचर को भी एग्जाम में बैठाओगे तो नहीं बना पाएगा, है ना। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 सही नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा जीके जीएस को 75 से 85% तक ही टारगेट करता हूं और अन्य विषय आप पढ़ ही रहे होंगे और इतने में ये मेरिट हो जाती है हमारी, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और हमारे कोई भी कंटेंट से आप पढ़ेंगे अच्छे से तो 80-85% क्वेश्चन आप एग्जाम में आराम से कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारी कोई भी कंटेंट चाहिए ई बुक या PDF, इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू भी आप व्हाट्सअप पर जाके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। हालिया RPF एग्जाम में मात्र पैरासीटामोल जो 2 है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका नाम मार्क बूस्टर है और ये 27 दिसंबर को रिलीज हुआ था। कितना? 27 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ था। लगभग 2.5 महीने हो गए, है ना। तो इस एकमात्र ई बुक से 80% क्वेश्चन आए हैं। कितने? 80%, 8 नहीं है, ये सही से समझ रहे हैं, 80%। मैं चैलेंज करके कहता हूँ किसी की 1999 की क्लास हमारे कंटेंट के सामने फीका है। अगर इसको कोई झुठला दे तो मैं जो है मान जाऊँ, है ना। झुठला सकते ही नहीं हो। अब पोथी पर आ देंगे दुनिया भर के लाइब्रेरी तो क्वेश्चन तो लाइब्रेरी से ही आएंगे, लेकिन लाइब्रेरी पूरा पढ़ना संभव है क्या? बस यही बात को लेके मैं चलता हूँ कि जो काम का है वही पढ़ा जाए, क्योंकि और भी चीज़ पढ़ना होता है मेरिट में आने के लिए। तो पढ़ोगे तो फ़ायदा में रहोगे। चलिए, ये है भैया ई बुक हमारा 500 पैरासीटामोल जो सबसे पहले आया था और ये जो है आपके बेस मजबूत करने के लिए रामबाण है, दिल्ली पुलिस, SSC इत्यादि एग्जाम के लिए। ये मार्क बूस्टर है, जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम रेलवे का होगा, SSC का होगा, हर जगह काम आएगी, मार्क बूस्ट करेगा। ये है 36 सीरीज जो रनिंग में है, 24 हुआ है। इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन आप देखते हैं SSC, दिल्ली पुलिस इत्यादि के लिए। और ये परीक्षा दर्पण है, विशेष करके रेलवे के लिए डिजाइन किया गया है। जैसी आपकी रिक्वायर्ड है ले सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, बेंजोइक अम्ल जल में ... घुलनशील होते हैं। तो बेंजोइक अम्ल जल में जो है ये कम घुलनशील होते हैं, है ना, कंपेरिजन में ईथर और एल्कोहल के। ईथर और एल्कोहल में जो है बेंजोइक अम्ल अत्यधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं। तो एक बार ग्रुप D जो पिछला हुआ था 2022 में मेरे ख्याल से, तो वहाँ से पूछा गया था कि ईथर और एल्कोहल में बेंजोइक एसिड होते हैं। यहाँ पे खाली स्थान में भरना था सोलुबल, है ना, यानी घुलनशील। ठीक है भाई। तो जल में बेंजोइक एसिड कम घुलती है, वहीं पे ईथर और एल्कोहल में ये जो बेंजोइक अम्ल है आसानी से घुल जाती है, यानी जल के अपेक्षा अधिक घुलनशील है। ये ईथर क्या है, ये एल्कोहल क्या है, मैंने परीक्षा दर्पण में अच्छे से फंक्शनल ग्रुप को समझा दिया है। तो जिन बच्चे को समझ में नहीं आता है, प्लेलिस्ट नीचे दी गई रहेगी, एक एक वीडियो देख लीजिएगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ आप आर्ट से भी पढ़े हैं तो भी इतने साइंस तो आपको समझा दूंगा जितने में आपकी एग्जाम निकल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ये जो बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है ये C6H5COOH है। इसका स्ट्रक्चर भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत आसान है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग याद रख लेंगे। बेंजीन षटकोण के जैसा होता है, C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। यहाँ पे हमें एक कार्बन लगाना है बेंजीन के बाद में, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH लगाना है। ये होता है आपका बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपको याद रखना है। और ये कैसे होता है मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एक कार्बन को संतुष्ट होने के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत होती है सामान्य अवस्था में, नाइट्रोजन को 3 की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को 2 की आवश्यकता होती है। इस बात को आप मिलाएंगे तो स्ट्रक्चर आपका फुलफिल हो जाएगा। जो बेंजोइक एसिड है इसका इस्तेमाल हम करते हैं खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने में, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो बेंजोइक एसिड है इसे एरोमेटिक कार्बोनिक एसिड भी कहा जाता है और यह घास फूस में भी पाए जाते हैं, है ना। इनके अलावा जो कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है ये होता है सर आपका H2CO3 होता है। इसे डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट कहा, बच्चे वहीं पर
आज तक तो सुना ही नहीं, तो सुनो ना, यहाँ सुन के जाओ, काम आएगी। यह एक प्रकार का कमजोर अम्ल होता है जो सोडा वाटर इत्यादि में पाए जाते हैं। अब कमजोर अम्ल एक शब्द आया है यहाँ पे श्रीमान जी, तो कमजोर अम्ल आप किसे कहेंगे? तो पीएच मान के अकॉर्डिंग हम अम्ल को जो है स्ट्रॉन्ग या फिर वीक दर्शाते हैं या समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पीएच स्केल होता है इसे सामान्य अवस्था में हम यूँ समझते हैं कि 7 को रिलेट करके चीज़ों को समझते हैं। 7 से अगर कम है तो वो चीज़ एसिडिक हो जाती है, और 7 से अगर अधिक है तो वो चीज़ अल्कलाइन हो जाती है, यानी भस्मीय हो जाती है, क्षारीय प्रकार के हो जाते हैं। तो जिस भी एसिड की पीएच मान जितना कम रहेगा, सपोज एक एसिड ए है और एक एसिड बी है, एसिड ए का पीएच मान 2.2 है, एसिड बी का पीएच मान 2.1 है, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? तो जो इन दोनों में जिनका पीएच वैल्यू ज़्यादा कम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे एसिड बी जो है, दोनों को कंपेरिजन करें, मतलब कंपेयर करें, तो आपका एसिड बी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। ठीक है भैया। लेकिन अल्कलाइन में जस्ट उल्टा है। अल्कलाइन होने के लिए 7 से अधिक पीएच होना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक वस्तु का पीएच वैल्यू 7.5 है और एक वस्तु का पीएच वैल्यू 8 है, तो इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो जिसका पीएच वैल्यू 8 है। आई होप आप समझ में आए। भस्म में जो है जितना अधिक पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और अम्ल में जितना कम पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हाइपो सॉल्यूशन, इसका नाम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हाइपो सॉल्यूशन का रासायनिक सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, हालांकि आज तक पूछे नहीं गए, है ना। देखिए पिछले एक क्वेश्चन ग्रुप डी में बना था कि जो आपका धोबन सोडा होते हैं इसमें जल के कितने भाग मौजूद होते हैं। तो इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन से प्रॉपर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं एग्जामिनर वाला ही दिमाग रखता हूँ, वैसा ही थिंकिंग रखता हूँ, और ये काफ़ी हद तक मुझे सफल बनाता है। जैसे सोचता हूँ ऐसा क्वेश्चन आती है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो हाइपो सॉल्यूशन है इसमें जल के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटू 5H2O, मतलब जल का 5 हिस्सा मौजूद है ना। तो इसीलिए यह सूत्र भी पढ़ाना उचित समझा मैं। हाइपो सॉल्यूशन का रासायनिक सूत्र Na2S2O3 होता है और 5H2O होता है। ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन का रासायनिक नाम है और इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किया जाता है। ये एक पार्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से किसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला है HNO3 जिसे अपन नाइट्रिक अम्ल कहेंगे, और HCl जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। इन दोनों का जब 1:3 में आप मिक्सअप बनाते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है इसे एक्वारेजिया या अम्लराज कहा जाता है। यह एक ऐसा लिक्विड तैयार हो जाती है जिसके अंदर आपका सोना यानी गोल्ड जैसे धातु भी घुल जाती है। सोना दुनिया की एकमात्र यही लिक्विड है जिसमें घुलती है। आपको पूछा जाता है कि भाई धातु के सबसे जो बड़ी विशेषता है, प्रॉपर्टीज है, ये क्या है? तो जो भी आपके मेटल होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तन्यता होती है। तन्यता यानी अगर आप इसे आघात करते हैं या फिर इसे आप आघात वर्धन्यता भी कहेंगे, आघात वर्धन्यता भी कहेंगे। इसका मतलब होता है कि जैसे अगर आप इस पे हथौड़ी चलाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, पसरेगा। क्या होगा? पसरेगा। लेकिन अगर कोई अधातु है ना, तो उस पे अगर आप हथौड़ी चलाएंगे तो वो पसरेगा नहीं, टूट जाएगा। जैसे कोयला पर हथौड़ी चलाएंगे तो पिचकेगा नहीं, टूटेगा, है ना। और लोहा पे, सोना पे हथौड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? पहले पिचकता है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये धातु का गुण होता है आघात वर्धन्यता, तन्यता। ठीक है, उसमें भी सबसे अधिक तन्यता सोना की होती है। इसीलिए आप 2 ग्राम सोना खरीदते हैं और मंगलसूत्र बना लेते हैं। चलते हैं हम आगे। सोना जो है बहुत कम अभिक्रियाशीलता रखती है, इसीलिए अभिक्रियाशीलता चेन में सबसे नीचे रहते हैं, इसीलिए महंगा है, जल्दी किसी भी चीज़ से प्रतिक्रिया नहीं करती है। यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज़ लिखा है, अम्लराज बनाने हेतु नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 होता है। ये पार्टिकुलर बात भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। HOBr ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं है, ठीक है, ये HOBr है। इसे हम कहते हैं हाइपोब्रोमस एसिड। क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं हाइपोब्रोमस एसिड। इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं अपन? कीटनाशक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? कीटनाशक के रूप में करते हैं। और ये छोटा सा कीटनाशक हमें एग्जाम में बड़ा सा नंबर देके जाता है सर, है ना। ये छोटा सा कीटनाशक जो है हमें एग्जाम में
बड़ा सा नंबर दे के जाता है। कभी कभी तो जो चूहा का दवाई बनता है ना चूहा मारने की, उसका भी क्या प्रोडक्ट होता है पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, ये ऑक्जेलिक अम्ल भी आपके काफ़ी काम के हैं, जैसे टमाटर, पालक, घास फूस इत्यादि में भी पाए जाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि घास फूस में बेंजोइक अम्ल भी पाया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही घास फूस होता है, घास फूस में बेंजोइक अम्ल भी होता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी पाए जाते हैं। तो पालक भी तो भैया साग ही है ना, क्या है ना। तो इस हिसाब से तो ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस भी आप लिख सकते हैं, या H2C2O4 भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो C 2 बार, ऑक्सीजन 4 बार और हाइड्रोजन 2 बार, यही चीज़ इस फॉर्मेट में लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल जो है धब्बा या स्पॉट हटाने के लिए किया जाता है, रंग उतारने के लिए किया जाता है, ठीक है भाई। पालक, टमाटर इत्यादि में पाए जाते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह की जरूरत नहीं है, ये जब भी आएगा एग्जाम में सीधा पूछा जाता है ना। इमली में कैसा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। नारियल के दूध में कौन सा अम्ल होता है, लॉरिक अम्ल होते हैं। सरसों के तेल में कौन सा अम्ल होता है, इरूसिक अम्ल होते हैं। चींटी के या बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड होता है। यहाँ पे मैं चींटी को भी काट दूं, बिच्छू को भी काट दूं, कीट पतंग के डंक में भी लिख दिया तो भी यही आंसर मार देना, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी मतलब यही हो रहा होता है कि चींटी बिच्छू के डिंक में क्या होता है, ठीक है। इनके अलावा पेट में आए हानिकारक जीवाणु इत्यादि को नाश करने में कौन सा अम्ल भाग लेते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भाग लेते हैं, HCl भाग लेते हैं। तो ये कुछ एक अम्ल है ना। जैसा कि एक क्वेश्चन अभी ट्रेंड में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आ रहे हैं एग्जाम में, तो ट्रेंडिंग कह सकते हैं, जो आपका वसा सोलुबल विटामिन होता है और फैट अपना जो है वाटर सोलुबल H2O सोलुबल विटामिन होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने आपको कैसा समझाया है, पहला का छोड़ो, दो को पकड़ो, यानी ए विटामिन जो है ये वाटर में घुलनशील नहीं है, बाद बाकी दो को पकड़ो। बी और सी क्या है, वाटर में घुलनशील है, बाद बाकी जो भी बच जाएंगे वो सभी फैट सोलुबल है, जैसे AEDK ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जो है आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला जो प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है, 69th सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है, जो ADB में मान्यता मिला है इनको, तो इजराइल को मिला है। देखिए इजराइल है ना, ऐसे भी चर्चा का विषय रहते हैं आए दिन, इजराइल हो गया, यूक्रेन हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ये सब हमेशा चर्चा में रहने वाले देश हैं, है ना। तो इजराइल को जो है ADB जो है अपने सदस्य के रूप में अंगीकृत किया है 69वां सदस्य के रूप में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात करेंगे फिलीपींस में है, जो मनीला फिलीपींस के मनीला में है, माफ कीजिएगा, इनकी राजधानी भी मनीला ही है। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, ठीक है। नाटो, देखिए नाटो के वजह से बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था, जो लगभग अभी तक चल ही रही है यूक्रेन और रसिया के बीच में। तो ये जो नाटो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन होता है। इसकी स्थापना 1949 में किया गया था, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। हाल में ही नाटो के 32वें सदस्य के रूप में स्वीडन को स्वीकृत किया गया है, वहीं 31वां सदस्य के रूप में जो है पिछले साल फिनलैंड को स्वीकार किया गया था, है ना। तो ये दोनों करेंट सेक्शन से NTPC वाले ध्यान रखना, पूछेगा क्वेश्चन। आसियान जो है संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और ये कौन सा देश है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो भारत की नक्शा है और इस पोर्शन में जो भी देश आता है ये आसियान का सदस्य देश होते हैं। इसकी स्थापना 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था, लेकिन इसका हेड क्वार्टर बैंकॉक में नहीं है, इसका हेड क्वार्टर जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। हालांकि इंडोनेशिया की नई राजधानी भी क्रिएट हो गया है जिसका नाम है नूसंतारा। क्या नाम है, नूसंतारा। आसियान में 11वीं सदस्य के रूप में तिमोर लेस्टे को स्वीकार किया गया है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो इस बार आपका 2025 में गणतंत्र दिवस मनाए गए हैं, तो वहां पे चीफ गेस्ट के रूप में हमने किसे बुलाया था या कौन पधारे थे, ठीक है। आप लोग जो बच्चे सीरियस हो जवाब जरूर देना, इसके जवाब का हिंट आपके इसी क्वेश्चन के किसी वर्ड में छुपा हुआ है। मैं लिंक करके चीजों को पढ़ाता हूं तो मेरा दिमाग हमेशा लिंक वाली बात ही सोचता है, आपको भी सोचना चाहिए, सफल हो जाओगे। अरे 500 रुपए की LIC कराते हो तो 75 बार रिसिप्ट को संभाल के रखते हो, तुम जिंदगी का LIC करा रहे हो, पढ़ रहे हो, एक बार नौकरी हो जाएगा, 60 साल तक रोटी पानी की जुगाड़ हो जाएगी, तो अच्छे से क्यों नहीं पढ़ते हो,
है ना, अच्छे से पढ़ो, है ना, काम की चीज़ पढ़ो। अब तो बच्चे होने की क्या काम का चीज़ नहीं है, क्या है, इतने भी नहीं समझते, समझ तो रहे हो, है ना। चैनल छोटा हो सकता है, चीज़ बड़े देंगे, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल हो जाने से ब्रिक्स बन गया था। पहले हुआ यूं कि पहले ब्रिक बना, ईंटा बना पहले, है ना, फिर इसमें एस लग गया तो बन गया ब्रिक्स। देखिए इसकी जो मुख्यालय है ये संघाई में है। कहाँ पे है? संघाई में है। और 1 जनवरी 2024 को, वैसे तो 6 कंट्री को जो है दर्जा देना था, लेकिन अर्जेंटीना जो है अपने कदम को वापस ले लिया और अर्जेंटीना इस संघ में सदस्यता लेने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। इस प्रकार 1 जनवरी 2024 को 5 नए सदस्य देश के रूप में ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, और एगो कोई देश और छूट रहा है, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब भी लिख लेना, इसमें सऊदी अरब भी लिख लेना। ये 5 गो देश है ना जो आपका इसमें शामिल हुए जनवरी 2024 में, ठीक है। अर्जेंटीना शामिल नहीं हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस के बीच एक समझौते के तहत 2015 में कोप 21 के बैठक के दौरान इस प्रकार के मशवरा, इस प्रकार की सलाह, इस प्रकार की संस्था की बात करी गई थी। इसकी जो हेडक्वार्टर है ये गुड़गांव में है। इस संघ में 104वां सदस्य देश के रूप में आर्मेनिया को स्वीकार किया गया है। 2024 में इनके महानिदेशक, जो तीसरे महानिदेशक होंगे, इन्होंने अपने पद को संभाले हैं, VVI करके रखेंगे। एक तो देखिए बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की ये संस्था है जिसकी हेडक्वार्टर आपका इंडिया के अंदर है। बहुत कम ऐसी चीज देखने को मिलता है जो इंटरनेशनल लेवल का हो और हेडक्वार्टर इंडिया में हो, तो उसके लिहाज से भी यह इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी, सौर ऊर्जा जो जिंदगी बचाने के लिए एक अहम योगदान दे रहा है, क्योंकि भाई बिना ईंधन के हम चल नहीं सकते। और सौर ऊर्जा एक ऐसा ईंधन होता है जो प्रदूषण लेस होता है, बिना प्रदूषण और फ्री में होता है। हालांकि इसे तैयार करने में कॉस्ट लगती है, यानी प्रदूषण नहीं फैलाती है, तो हमारे लिए तो फ्री ही हुआ, है ना, क्योंकि कुछ दिन के बाद लोग सांस लेने के लिए ही तरसेंगे, तो ये पैसा कौड़ी का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा और जिंदगी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये आज नहीं, आज से 2 साल 300 साल बाद होंगे। तो सौर ऊर्जा वाला संस्था का जो है इसमें महानिदेशक बने हैं, इसका नाम है आशीष खन्ना, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये तीसरे हैं, ठीक है। इनके अलावा SCO संघाई सहयोग संगठन में 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस को एक्सेप्ट किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये संघाई सहयोग संगठन का जो हेडक्वार्टर है, याद रखने की बहुत अच्छा ट्रिक है, इसमें संघाई नाम है, इसका मतलब ये संघाई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, हमने ऐसा याद रखा है। ब्रिक्स का संघाई में और संघाई का बीजिंग में, ठीक है भाई, दोनों विपरीत है। संघाई का संघाई में कर देता तो क्या हो जाता। अदिति गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? देखिए अदिति से कई नाम जुड़ा, अभी मैंने पिछले दिन आपको अदिति योजना पढ़ाया था, है ना, अदिति योजना पढ़ाया था। अदिति गर्ल का मतलब लड़की के नाम होते हैं, अच्छा नाम है। देखिए जो ये अदिति योजना है, ये मैंने बताया था कि ये रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए योजना है। अदिति गोस्वामी का संबंध तीरंदाजी से है। और एक होता है अदिति अशोक, है ना, एक और खिलाड़ी है अपने यहाँ जो फेमस भी है, अदिति अशोक नाम है उनका। तो जो अदिति अशोक है वो महिला गोल्फर है, क्या है, महिला गोल्फर है। और जो अदिति गोस्वामी है ये तीरंदाजी से संबंधित है। तो दोनों के नाम में कंफ्यूजन याद रखेंगे। ज्योति याराजी ये हर्डल रेस से संबंधित है। हर्डल रेस की कैटेगरी कोई भी बच्चा बताएगा। 100 मीटर जो हर्डल रेस होती है यानी बाधा दौड़ होती है, ये सिर्फ महिला के लिए होती है, फीमेल के लिए होती है ना। जो 110 वाला है ये सिर्फ मेल के लिए होता है, क्योंकि नाम तो मेल वाला हर्डल रेस का भी 100 मीटर वाले कैडर होते हैं नाम के लिए, लेकिन उन्हें दौड़ना पड़ता है 110 मीटर। अब महिला वाले में 100 मीटर का होता है और 100 मीटर ही दौड़ना होता है। 2 हर्डल के बीच की दूरी, 2 हर्डल की ऊंचाई, ये सब बात हमने बहुत दिन पहले कर लिया है गुरु, है ना। इसके अलावा जीवाजी दीप्ति का संबंध पैरा लॉन्ग जंप से है। वर्तिका अग्रवाल का संबंध शतरंज से है, और ये जो है बहुत बड़ी प्रतियोगिता की विनर भी रही थी, मैंने बताया भी था। जर्मनप्रीत सिंह तथा सुखजीत सिंह, अब ऐसा नाम है तो आप समझ लेंगे कि ये हॉकी से है। ज़्यादातर सिंह जी जो हैं हॉकी इत्यादि से जुड़े होते हैं। मनीषा रामदास का संबंध पैरा बैडमिंटन से है, और एक मनीषा कल्याण भी है। देखिए ये मनीषा रामदास है और एक मनीषा कल्याण है। मनीषा कल्याण फुटबॉल से संबंधित है और मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। अवनी लखेरा को जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, तो वो सब तो बहुत कॉमन हो गए, इसलिए मैं यहाँ पे रखा नहीं हूँ। जो आपका निखत जरीन है ये सब बहुत कॉमन है। मैरी कॉम, PV सिंधु, सानिया मिर्जा, है ना, दीपिका पादुकोण, ये सब बहुत जो है कॉमन है, तो इनके नाम मैंने यहाँ पे नहीं रखा है,
ठीक है। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। दीपिका पादुकोण कहने का मतलब जो उनके पिता हैं प्रकाश पादुकोण, वो भी तो खिलाड़ी रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा हंसी लाने के लिए। रुबीना फ्रांसिस का संबंध पैरा शूटिंग से है। स्वप्निल सुरेश कुसाले का संबंध भी शूटिंग से है। सलीमा टेटे ये जो है बहुत ज़्यादा नाम कमाई, झारखंड की है ना, हॉकी से है। तो ये कुछ एक खिलाड़ी और किस खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ... के लिखित सिफारिश पे की जाती है। जो राष्ट्रीय आपात होती है आर्टिकल 352 जो आरोपित किए जाते हैं, तो किसके लिखित सिफारिश पे राष्ट्रपति इस प्रकार के बातों को जो है घोषित करते हैं? तो आप कहेंगे मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे। मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करते हैं तभी जो है राष्ट्रीय आपात अप्लाई हो पाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है मेरे भाई। भारत में जो आपातकालीन व्यवस्था है ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जो आपके नीचे जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आर्टिकल सहित समझाया गया है। आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात से। एक क्वेश्चन बनता है कि अब तक कौन सा आपात है जो इंडिया में कभी भी लागू नहीं हुए? तो आप कहते हैं वित्तीय आपात इंडिया में कभी भी लागू नहीं हुए। ठीक है। ये कंटेंट लेने वाले बच्चे इतने मैसेज करते हैं ना, एक सेकेंड। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में जो भी आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में एक बेसिक डिफरेंस है। मौलिक अधिकार समय के अनुसार बदल भी सकती है। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार जो है समय के अनुसार बदल सकते हैं, यानी राष्ट्र में आपातकाल इत्यादि अगर घोषित हो तो उस समय कम किया जा सकता है या वंचित भी किया जा सकता है आपको। लेकिन कुछ एक मौलिक अधिकार है जो कभी वंचित नहीं किए जा सकते। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 358 के अनुसार है। वहीं आर्टिकल 359 में कहा गया है कि कुछ एक मौलिक अधिकार हैं, जैसे आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, ये किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं। तो कल हो के एक अंदर बहुत हद से गुजर के क्वेश्चन पूछे कि भाई आर्टिकल 20-21 को जो है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये इस प्रकार का उपबंध किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे 359 में है। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा जो है 1962 में किया गया था, चीनी आक्रमण के समय, चीन का युद्ध। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था 1951 में, है ना। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। VVI करेंगे, 75,000 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। हालांकि आज तक वित्तीय आपात इंडिया में लगा ही नहीं, तो इस प्रकार का एक्सपीरियंस हमने नहीं देखा है। लेकिन राष्ट्रीय आपात का एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा है, और ये 1 महीने का टाइम लेता है और ये मैक्सिमम 2 महीने का टाइम लेता है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने में, है ना, या विफल हो जाने में, विफल शब्द अच्छा रहेगा यहाँ पे, है ना, गिलीच आ जाने में, जैसे मशीनरी वगैरह में गिलीच आ जाती है, यहाँ यह शब्द काम अच्छा नहीं करेगा, यहाँ पे विफलता ही सही रहेगा। अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफलता आ जाती है या विफल हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब संविधान के अनुसार राज्य के शासन व्यवस्था नहीं चल रही होती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है आपसे पूछ रहा है। टेरा रोसा मिट्टी कहवा की खेती के लिए अच्छी होती है, ये एक स्टेटमेंट है। मिश्रित कृषि खेती के साथ साथ पशुपालन भी की जाती है। उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। टेरा रोसा मिट्टी जो होता है इसमें कहवा की खेती अच्छी होती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व में कहवा मंडी किसे कहा जाता है, तो साओ पोलो को कहा जाता है ना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी होती है। काली मिट्टी को और क्या नाम से जानते हैं अपन, तो रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी की जो उपलब्धता है यह इंडिया में तीसरे सर्वाधिक है। पहला कौन सा है, जलोढ़, दूसरा कौन सा है, लाल मिट्टी, रेड सॉइल है, और तीसरा कौन सा है, ब्लैक सॉइल है इंडिया में उपलब्धता के अनुसार। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो भारत में डेक्कन ट्रैप है, ये डेक्कन ट्रैप कितने राज्यों से होकर गुजरती है, एक सेकेंड क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल और कई बार पढ़ाया हूँ मैं कि भाई डेक्कन ट्रैप जो है इतने राज्यों से होकर गुजरती है। तो बताइएगा डेक्कन का पठार का फैलाव कितने राज्यों में है ना। तो ये जो डेक्कन ट्रैप है इसके आसपास काली मिट्टी की बहुल क्षेत्र पाई जाती है। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक असर है ये गेहूं और चावल पे पड़ा था। इंडिया में हरित क्रांति जो है 1967 के समय में
पंजाब में आया था, है ना। और हरित क्रांति के इंडिया में कितने चरण अनुभव हुए, तो आप कहेंगे 2 चरण को अनुभव किया गया। गेहूं और चावल पे सर्वाधिक असर देखने को मिला था और इसके जो सूत्रधार हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं और इंडिया स्तर पे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। विश्व में गेहूं के मंडी को अपन विनिपेग शहर को विश्व का गेहूं मंडी कहा जाता है। करेवा मिट्टी भारत के जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह क्वेश्चन इस बार के SSC CGL ने पूछा था। करेवा वैली, है ना, करेवा वैली मैं पहले ही पढ़ा चुका था। ये कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है करेवा वैली, जहाँ पे आपका केसर इत्यादि की खेती जो है अच्छे से होती है और इसका जो आकार हो जाता है ये मेजनुमा होता है ना, मेज के जैसा हो जाता है ना, मेजनुमा आपका हो जाता है करेवा वैली का जो है आकार, जो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है करेवा वाली। यहाँ पे केसर की खेती अच्छी होती है। छोटा बच्चा है तो कभी कभी बीच में रोना हंसना उनका अपने हिसाब से होता है, तो आवाज़ आ जाए तो माफ़ कीजिएगा मुझे। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है लगभग 44% भूभाग पर। दूसरे स्थान पे लाल मिट्टी का क्षेत्र है और तीसरे स्थान पे मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा था काली मिट्टी का क्षेत्र है। मिट्टी के अध्ययन को अपन पीडोलॉजी कहते हैं। मैनग्रोव वन को अपन ज्वारीय वन भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि या स्लाइस एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। हालांकि ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर इसके नाम लगभग अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में आपका क्या कहा जाता है, दहिया कहा जाता है। राजस्थान में बालरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में जाएंगे पोंडू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कुमारी कहा जाता है ना। झारखंड में कुरवा कहा जाता है। तो ये जो है जो झूमिंग कृषि है इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर रिलीज होने वाला गैस कौन कौन से होते हैं। जब अपन लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो है रिलीज होगा। यहाँ पे आप नीचे समीकरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जब PbNO3 जो सॉलिड फॉर्म में है इसको जब हमने गर्म किया तो PbO अलग हो गया, NO2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। लेड ऑक्साइड का रंग पीला होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग हल्का लाल भूरा होता है तथा ऑक्सीजन कैसा गैस है, रंगहीन गैस है। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है ना, जीवन रक्षक गैस भी कह सकते हैं। इसके अलावा खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा को, बच्चे तो बच्चे जैसे ही रहेंगे, चलिए। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा को गर्म करने पर धोवन सोडा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे NaHCO3 जो सॉलिड फॉर्म में है इसको जब गर्म अपन करेंगे Na2CO3 बनेगा जो धोवन सोडा का सूत्र होता है और H2O और CO2 अलग से हमें और मिल जाएगी। देखिए खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। और जो Na2CO3 होता है इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसमें बाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हालांकि यह सूत्र पूर्ण नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर में एक क्वेश्चन के थ्रू बताया था, जल का कुछ अंश यहाँ पे रखा जाता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने या पानी में जल मिलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर आप सोडा को गर्म करेंगे या पानी में मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऊपर के समीकरण से स्पष्ट है। क्विक लैम को जब जल के साथ मिलाया जाता है या प्रतिक्रिया कराया जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्विक लैम को अपन जिंदा चूना कहते हैं। नीचे समीकरण दिया गया है, इससे आपको बेहतर समझ में आवेगी। देखिए इसे अपन कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जो जिंदा चूना होता है क्विक लाइम होता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब इसको हम जल के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं या जल में मिलाते हैं तो हमें CaOH का हॉल ट्वाइस प्राप्त होता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। यह संयोजन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार का अभिक्रिया का कैडर होता है जिसमें क्या होती है, 2 प्रोडक्ट मिलके एक तीसरा एकल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। जैसे A और B को अभिक्रिया कराएंगे तो C एक एकल प्रोडक्ट बनेगा, इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया एक उष्मा को जो है उष्मा प्रदान करने वाली अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसके विपरीत जिस भी अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता होती है वो अभिक्रिया संचालित होने के लिए उसे उष्मा सोखी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह क्या है ना, फोटोलाइसिस वगैरह क्या है, वो उष्मा सोखी अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह संयोजन अभिक्रिया, यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात इसमें उष्मा की प्राप्ति होती है। और एक एक बच्चा इस जिंदगी को जिया है ना, क्योंकि हमारा एक ऐसा जनरेशन है जिन्होंने फूस का घर भी देखा, मिट्टी का घर भी देखा और अब पक्का का घर भी देख रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग टाइल्स भी देख रहे हैं।
ठीक है भाई। तो जब हमारी मिट्टी के घर हुआ करते थे तो हम दीपावली के समय में जब घर को चूना से चुनेटते थे नील मिला के, है ना, तो उस समय बाल्टी में जब चूना डाला जाता था तो बाल्टी का पानी गर्म हो जाता था। ये गर्म और कुछ नहीं, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है संपन्न हुआ था इसीलिए। और बाल्टी के नीचे जो अवसाद बैठे होते थे यह और कुछ नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ करता था, और जल तो हम लेते ही थे मिलाने के लिए और चूना डालते ही थे। तो यह वाली अभिक्रिया जो है हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, HCl और NOH। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों को अगर मिलाएंगे NaCl जिसे अपन साधारण नमक सोडियम क्लोराइड कहते हैं और H2O जो है बन जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पे स्थित है ना, तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जिसे पहले राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से जाना जाता था, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे भारत का बिस्मार्क, भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है, उनके नाम जो है इनमें जोड़ा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, यह पटियाला में स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, यह नई दिल्ली में स्थित है। और ये क्वेश्चन SSC ने 3-4 बार पूछे हैं पिछले 3 साल के अंतर्गत। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। 2023 SSC के एग्जाम में आया हुआ यह पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। बनारस में जो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, यह जोनाथन डंकन को दिया जाता है अंग्रेज में। देखिए बनारस में जो BHU है, ये BHU जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किए गए हिंदू कॉलेज का ही विस्तृत रूप है, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाते हैं मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका मैंने जड़ से लेके और आज तक की बात जो है इस वाले इंस्टीट्यूट के रिगार्ड में मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, यह तेलंगाना में स्थापित किया गया है ना। इस प्रकार का प्रावधान है कि तेलंगाना में एक जनजातीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, है ना, जिसका नाम क्या रहेगा, समक्का सरक्का, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये आपका 16 ऐसे राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, ठीक है भाई, भारत में, है ना। अब ये 16 राज्य कौन कौन से हैं इस नक्शा से समझेंगे, और नीचे मैंने आपके सहूलियत के लिए लिख भी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 16 राज्य होंगे आपके हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे, पंजाब हो जाएंगे, राजस्थान और गुजरात हो जाएंगे। इस वाले पोर्शन में आएंगे तो इधर आपका आएंगे पश्चिम बंगाल भी हो जाता है, बिहार भी हो जाता है, उत्तर प्रदेश भी हो जाता है, उत्तराखंड भी हो जाता है। इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो ठीक है। इस प्रकार से कई सारे राज्य हैं, 16 हो जाएंगे इस प्रकार से जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है टच करते हैं। इससे पहले इस इमेज से भी कुछ ज्ञान अर्जन कर लें। ये जो इमेज है ये भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे रहेगा? ये लद्दाख में रहेगा वर्तमान समय में। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इसे अपन कहते हैं, है ना, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट आपको लग रहा है ये कहाँ पे है? ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? किबुथु। किबुथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और जैसा कि आपको बताया था कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से ही स्टार्ट किया गया था। जो भारत और चीन से सटे हुए जो भी गांव है उनको उत्थान करने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी। ठीक है भाई। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती। ये कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर स्थित है। तो ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु भारत का जरूर याद रखिएगा। देखिए भारत की जो है पूर्व से पश्चिम लंबाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई आपके सामने प्रकट है। पूर्व से पश्चिम कम लंबी है भारत कंपेरिजन में उत्तर दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर लंबाई है भारत का, और पूर्व से पश्चिम 2935 किलोमीटर लंबाई है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रिएट करता है राज्य, ये गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इस प्रकार यह 16 स्टेट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के
टच में है। भारत के 9 अच्छा मैंने इसमें केंद्र शासित प्रदेश को नहीं पकड़ा है, ये बात आप ध्यान रखना, इसमें सिर्फ राज्य की बात किया है मैंने। भारत के 9 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ये 9 तटीय राज्य हैं जो भारत में या तो अरब सागर को टच करता है या फिर बंगाल के खाड़ी को टच करता है। अरब सागर के साथ में कौन कौन से लग जाएंगे, तो गुजरात लग जाएंगे, महाराष्ट्र लग जाएंगे, गोवा लग जाएंगे, केरल लग जाएंगे, कर्नाटक लग जाएंगे, तमिलनाडु लग जाएंगे, फिर इससे ऊपर आएंगे तो आंध्र प्रदेश लग जाएंगे, फिर इससे ऊपर आएंगे उड़ीसा लग जाएंगे, फिर इससे ऊपर आएंगे तो पश्चिम बंगाल लग जाएंगे। तो ये वो 9 राज्य हैं जो आपका समुद्री किनारे को धोता है। इसके अलावा तटीय राज्यों में सबसे अधिक दूरी गुजरात राज्य की है और सबसे कम जो है गोवा में है ना, सबसे छोटा तटरेखा गोवा का है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये 3rd क्वेश्चन है, जरा मंथन करके जवाब दीजिएगा क्योंकि पहले पढ़ा रखा हूँ। अगर इंडिया में मैं यूटी और स्टेट को इन चीज़ को माइंड नहीं करूँ, भूल जाऊँ, है ना, सब चीज़ एक ही है ऐसा याद रखूं, तो फिर बताइएगा कि भारतीय जो तटरेखा की लंबाई है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सबसे लंबी है। आप चाहे तो गुजरात भी आंसर लगा सकते हैं, मैं यहाँ नहीं कहूँगा, आप जो है सोच के जवाब दीजिएगा क्योंकि पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तय होती है 4096.7 किलोमीटर। वहीं सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश की लगती है, 8 के साथ लगती है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। वह वस्तु जिसे उत्पादक द्वारा आगे और संसाधित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है। एक ऐसा वस्तु जिसे और आगे आप पुश नहीं कर सकते, जैसे पका हुआ आम जो है ज़्यादा दिन रखेंगे सड़िए जाएगा, तो खा के ख़त्म करो, अंतिम वस्तु मान के, है ना। तो ये अंतिम वस्तु है भैया, वह वस्तु जिसे उत्पादक के द्वारा और आगे संसाधित नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु कहते हैं, ठीक है। यह वस्तु या सेवा जो गैर प्रतिद्वंदी होते हैं, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होते हैं, कुछ ऐसा वस्तु होते हैं जिसमें कंपटीशन नाम का जो है चीज़ नहीं होता है और गैर एक्सेप्टेबल भी नहीं होता है, मतलब आपको एक्सेप्ट करना ही करना है न चाहते हुए भी, तो ऐसे वस्तुओं को सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है। जैसे सड़क प्रणाली, आपने पंचायत वेब सीरीज जरूर देखा होगा, जो बनराकस की गाड़ी यानी मोटरसाइकिल जाती थी तो हमेशा उसकी सॉकर टूट जाया करता था गड्ढे की वजह से, लेकिन न चाहते हुए भी मोटरसाइकिल को माथा पे उठा के नहीं ले जाएगा, उसी रोड से ले जाएगा, है ना। तो ऐसे वस्तु को अपन क्या कहते हैं, सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें बोलते हैं मीटिंग अब जाने दीजिए। जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाने से दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है, मतलब एक ए वस्तु है और एक बी वस्तु है, इसकी अगर कीमत बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो दूसरे की डिमांड जो है घटने लगती है। ऐसे वस्तु को अपन क्या कहते हैं, पूरक वस्तु कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही साथ में किया जाता है, इसके इस्तेमाल अकेला नहीं किया जा सकता। पेट्रोल है तो हम उसको ईंधन के रूप में ही इस्तेमाल करेंगे, खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेट्रोल अगर है ना बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो स्वाभाविक है कि पेट्रोल से चलने वाली जो भी तंत्र हैं उसकी जो है डिमांड घट जाएगी। सामान्य वस्तु, वैसा वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की इनकम बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। मान लीजिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी मेरे ख्याल में आम का महीना आने वाला है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ आम अच्छे से अभी बिकने लगे हैं, अच्छे से तो नहीं लेकिन फिर भी बिकता है पका हुआ आम। तो मान लीजिए किसी उपभोक्ता की इनकम जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये पहले आधा किलो आम खाता था, अब जो है डिमांड बढ़ा दिया है, अब 2 किलो खाने लगा है, क्योंकि इनको लग रहा है अगले महीना भी सैलरी बढ़ेगी, यहाँ से पैसा आएगा, तो कोई बिना टेंशन लिए हुए खा रहा है, ठीक है। तो इसे सामान्य वस्तु कहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत भी है, खाने की चीज़ है। लेकिन अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं कि भाई उपभोक्ता की जो इनकम है ये हर महीना लगभग बढ़ जा रहा है और अत्यधिक मात्रा में बढ़ जा रहा है, ऐसा तब संभव है जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो या शेयर बाजार से जुड़े हुए हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह उपभोक्ता जो है लग्जीरियस गुड की तरफ मूव करने लगता है। यानी पहले मान लीजिए आम का एग्जाम्पल लिया हूँ तो 50 रुपया वाला किलो आम खाता था, अब बहुत ज़्यादा इनकम जब बढ़ गया तो ये जो है 100 रुपया वाला किलो आम खाने के लिए जो है मूव कर गए। तो इसे लग्जीरियस गुड कहते हैं। हालांकि आम लग्जीरियस गुड में नहीं आता, ये तो खाद्य पदार्थ में है। लग्जीरियस गुड ऐसा है ना, जो ज़्यादा महंगा होता है और बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ने पे ही उपभोक्ता उनके तरफ मूव करते हैं, ठीक है।
समझाने की देहाती तरीका है, आप समझ जाए यही बेहतर है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, जिनका बात समझ में आता है वहीं पढ़िए। क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई अमेरिका से पढ़ के आया है और आपको पढ़ा रहा है, आपको समझे ना आ रहा है, तो कोई काम की नहीं आपके लिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई अवसरवादी है, जहाँ से अच्छा ज्ञान मिले लपेट लिया कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। जब भी आप राष्ट्रीय आय की गणना करते हो तो जो मिडिल वाला टर्म है, मध्यवर्ती वस्तु है, उनकी गणना नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा करने से दोहरा गणना हो जाता है। इसको मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, एक यह भी कारण है। ठीक है, नहीं तो दोहरा गणना हो जाएगा, रहेगा वास्तव में एक ही चीज़, गणना हो जाएगा दो बार। वानिकी, मत्स्य पालन, कृषि इत्यादि कौन से सेक्टर में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में, अर्थात प्राथमिक सेक्टर में। ऑटोमोबाइल उद्योग, विनिर्माण इत्यादि कौन से सेक्टर में आएंगे? सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में। इस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास का रीढ़ कहा जाता है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, विकास का रीढ़ है ये। इनके अलावा संयंत्र और मशीनरी उद्योग जो है ये पूंजीगत उद्योग का उदाहरण है, यहाँ से क्वेश्चन पास्ट में देखा गया है। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर संयंत्र और मशीनरी के जगह पे सीधे सीधे औजार लिख दे और इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, बातों को समझिएगा, तो ये जो है उद्योग जो है पूंजीगत वस्तु उद्योग के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा इत्यादि तृतीय सेक्टर में आते हैं। मैंने पहला, दूसरा और तीसरा सेक्टर को याद रखने की तरीके क्या बताए हैं? जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो पहला सेक्टर हो गया, है ना। प्रोसेस करके कोई नया चीज़ बनाए जा रहे हैं तो द्वितीयक सेक्टर हो गया। ठीक है, और इन दोनों सेक्टर को जो फंडिंग वगैरह करते हैं, यानी इनको जो चलाने के लिए जो एम्यूनिटीज है, जो ज़रूरत है, वो चाहे आर्थिक रूप से हो, आर्थिक ना हो जाएगा, परिवहन भी एक आर्थिक मदद है, परिवहन हो जाएगा, फंडिंग हो जाएगा, लोन वगैरह हो जाएगा जो मुहैया कराते हैं, ये सब जो है तृतीयक चीज़ हो जाएंगे। तो ऐसे याद करना काफ़ी इजी होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को आप कोई भी चीज़ फट से पकड़ लेंगे और सट से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो तृतीयक सेक्टर में बैंकिंग आ जाएगा जो लोन वगैरह देगा, परिवहन हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा, पढ़ना लिखना हो जाएगा। किसी उत्पादक में उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार के इनपुट को उत्पादन का कारक कहा जाता है ना। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी सामान को बेचने या खरीदने की जो प्रोसेस होते हैं, इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 126वां रहा था। विश्व खुशहाली इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में भारत को 126वां स्थान रहा था और सबसे पहला स्थान पे फिनलैंड रहा था। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं पे 10 जनवरी को विश्व ठहाका दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रसन्नता और ठहाका में बहुत जो है फ़र्क है, लोग हंसते योगा के रूप में भी है। ठीक है, इनके अलावा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत को 7th रैंक दिया गया था, इससे पहले 8वीं रैंक थी। भूखमरी इंडेक्स 2024 में भारत को 105वां, वहीं पे 2023 में भारत को 111वां रैंक मिला था भूखमरी इंडेक्स में। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार सूचकांक, क्योंकि ये संस्था का नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI इंडेक्स 2024 में 0.644 आंकड़े के साथ या स्कोर के साथ भारत की जो रैंक है 134वां है, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये विंध्य शक्ति। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक है ना, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्ता और अंतिम शासक विष्णुगुप्त हैं। देखिए विष्णुगुप्त चाणक्य का भी नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। विजयनगर की स्थापना जो है ये हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य पे 4 जो है वंश ने शासन किया था। ये चारों का क्रम मैंने दिया है, संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश, अरविदु वंश। संगम से स्टार्ट करना है और फिर दूसरा और तीसरा में कन्फ्यूजन रहता है, तो सुलूभ में S आता है तो सेकेंडरी, और तुलुभ में T आता है तो 3 कह सकते हैं, ट्राई कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका क्रम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय कौन वंश के थे? तो आप कहेंगे तुलभ वंश के, है ना। जो कृष्णदेव राय के मंत्री परिषद थे इसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। विष्णुदेव राय को, एक सेकंड, कृष्णदेव राय को, यहाँ भी दो जगह कृष्णदेव राय का नाम गलत लिखा गया है, मैं करेक्ट करके दूंगा। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है ना। इन्होंने नागलपुरम शहर की स्थापना भी करवाए थे। आमुक्त माल्याद नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखन कार्य सभी संपन्न किए थे। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है बउआ, कहीं खिड़की खोल दीजिए। जय, वो वाला बउआ का, छोटा बुआ का, जय। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा थे। किसी वंश की इस वंश की जो राजधानी है वो मान्यखेट में हुआ करता था। किसकी? राष्ट्रकूट वंश की। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में लड़े गए थे। किस मामले पे? तो आप कहेंगे कन्नौज के मामले पे, है ना। कन्नौज शहर का नाम है, इत्र नगरी भी कहलाते हैं। और आप जो अखिलेश यादव वगैरह हैं इनको भी जानते होंगे, है ना, समाजवादी पार्टी वाले। तो कन्नौज जानते होंगे आप लोग, है ना। नहीं जी, अखिलेश दूसरे जगह का, मैनपुरी से रहता है शायद, मेरे ख्याल में। मैं इतना ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट लेता इन सब चीज़ों में, दूर ही रहना चाहता। ठीक है। भारत में मौसम संबंधित बदलाव के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान में आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरा के साथ शीतलहर लाता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा है, लू गर्मी के दिनों में उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण मध्य भागों में गर्म हवा की लहर है, जिससे बचने के लिए हम आम का पन्ना पीते हैं। ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन जो है अभी तक सही मिला है ना। अब दो कथन और है, देख लेते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य रूप से जून से सितंबर तक का समय है। सही बात है जी। पंजाब हरियाणा में शीतकालीन वर्षा रबी के फसल के लिए अच्छी होती है। चारों के चारों कथन आपका जो है पूर्णतः ऑथेंटिक और गारंटी के साथ 100% सत्य है। ठीक है। भारत में मानसून का आगमन जो है जून के प्रथम सप्ताह में केरल से होती है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में इंडिया में होती है। वर्षा का अधिकांश स्रोत अरब सागर है और दूसरा सबसे अधिक स्रोत जो है आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ये मेघालय पहाड़ी में मासिन राम में होती है। भारत ही नहीं, ये दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम, जो मेघालय पठार के अंतर्गत खासी पहाड़ी के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से चीज़ों को समझेंगे। जो गारो खासी जयंतिया है ये मेघालय पठार के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ हैं। उसमें से जो खासी पहाड़ी है उसके अंतर्गत मेघालय मासिन राम और चेरापूंजी आते हैं। जो मासिन राम जगह है वो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कराने वाली जगह है। ताली बजाना और लाइक भी करना। शीतकाल के दौरान भूमध्य सागर में उठने वाली पश्चिम विक्षोभ के कारण पंजाब हरियाणा में वर्षा होती है। यह वर्षा जो है रबी के फसल, जो भी आपका गेहूं मसूरी वगैरह होते हैं, चना वगैरह, उनके लिए लाभकारी होते हैं। लू गर्म हवा है जो उत्तर पश्चिम भारत में गर्मियों के दिन मई जून में चलती है। इसकी दिशा जो है पूर्व की तरफ होती है। ध्यान रखेंगे, लू लग जाता है आदमी गिर जाता है। एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को ही मानसून कहते हैं। काल बैसाखी मानसून पूर्व तूफान है जो बंगाल और असम, झारखंड इत्यादि के कुछ भागों में महसूस किए जाते हैं। तमिलनाडु में शीतकाल के दौरान जो वर्षा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून में होती है। ये सीधे सीधे उल्टा है। जैसे मैंने अभी कहा कि इंडिया में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, लेकिन तमिलनाडु में जो जाड़े के समय में वर्षा होगी ये उत्तर पूर्वी मानसून में होगी। वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। मानचित्र पर दो समान वर्षा वाले स्थान को जो मिलाने वाली लाइन होगी उसे आइसोहाइट लाइन कहते हैं। 1867 में प्रार्थना समाज स्थापित करने में आत्माराम पांडुरंग को किसने सहयोग किया था? तो आप कहेंगे महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों की मिली जुली व्यवस्था से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हो पाए थे। महादेव गोविंद रानाडे इंडिविजुअल रूप से 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना भी किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग रानाडे के प्रयास से किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने
कोलकाता में करे थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में महाराष्ट्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में महाराष्ट्र में किया गया था। ज्योतिबा फूले का एक फेमस किताब है जिसका नाम है गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी। इसकी भाषा किसी ने पूछ दिया था तो इसकी भाषा मराठी है। और अभी आपने आर्य समाज के जो फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती, उनके भी किताब को याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश। और जो ब्रह्म समाज के फाउंडर हैं आपका राजा राम मोहन राय, उनके भी किताब का याद रखना है आपका संवाद कौमुदी, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने 1875 अमेरिका में किया था, लेकिन इंडिया में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी लाया इनका श्रेय एनी बेसेंट मैडम को दिया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद के द्वारा किया गया था। विवेकानंद शिकागो में ऐतिहासिक भाषण 1893 में डिलीवर किए थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत के जो 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा की लगभग कितनी किलोमीटर लंबाई है, तो 4000 किलोमीटर की लंबी है उत्तरी दक्षिणी गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू किया गया था। इस योजना के तहत भारत में 4 महानगर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इससे भी एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल रिसेंटली आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे कि चारों महानगरों में सबसे अधिक पॉपुलेशन किस महानगर का है, तो मुंबई का आंसर करना है, ठीक है। इसके अलावा इस परियोजना के तहत सड़कों की टोटल लंबाई 5846 किलोमीटर है। किसके? स्वर्णिम चतुर्भुज के। स्वर्णिम चतुर्भुज की पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाती है ना, इसकी कुल लंबाई 3300 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज की उत्तर से दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है ना। और इसी गलियारा में भारत की सबसे लंबी NH 44 जो है शामिल है। कुछ दिन पहले भारत की सबसे लंबी NH जो है NH 7 हुआ करता था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 मैंने आपको बता दिए हैं। जलमार्ग 1 जो है ये आपका प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ेंगे, है ना, और ये आपका गंगा नदी प्रणाली में आएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये धुबरू से सदिया को जोड़ेंगे, धुबरी से सदिया को जोड़ेंगे, और ये जो है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहलाएंगे और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में आएंगे आपके राष्ट्रीय जलमार्ग 2। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत की सबसे छोटी नेशनल हाईवे 47A है। वर्तमान समय में दुनिया की सबसे लंबी सड़क पैन अमेरिका हाईवे प्रणाली है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय तक दुनिया में सबसे बड़ी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह मनाली सड़क मार्ग है। भारत की सबसे लंबी जलमार्ग 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया को गंगा नदी प्रणाली में भी मैंने बताया। 2 जो है धुबरी से सादिया ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में स्थित है। बिडाल टेस्ट को कब विकसित किया गया था? 1896 में। बिडाल टेस्ट टाइफाइड को जांचने के लिए विकसित किया गया था, जो F बिडाल के द्वारा उत्सर्जित मतलब खोजे गए थे, है ना। ये टाइफाइड बीमारी की जो है पता करते हैं, और टाइफाइड बीमारी जो है आंत को प्रभावित करता है, और इसमें कौन सा जीवाणु भाग लेता है? तो सल्मोनेला टाइफी, है ना। एलिसा परीक्षण ये एड्स को पता लगाता है। एड्स जो है विषाणु से होने वाला एक गंभीर बीमारी है जिसमें आपका प्रतिरक्षा प्रणाली नाश हो जाता है, और यह असुरक्षित यौन संबंध या असुरक्षित रक्तदान से होती है। लेप्रोसी रोग जिसे हैंसन रोग कहा जाता है, यह जीवाणु के द्वारा होती है, अर्थात इसे हम आम भाषा में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, जिसमें जो है शरीर में मवाद वगैरह बन जाती है ना। हीमोफीलिया एक प्रकार का विकार होता है जिसमें रक्त की थक्का नहीं जमती है। यह धनाढ़ परिवार में देखने को मिलता है, और रक्त की थक्का विटामिन के कमी के कारण भी जो है नहीं जमती है। इसके अलावा रक्त के कमी को एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन की गोली खाते हैं हम लोग, है ना। मरकरी के विषाक्त को मिनी माता रोग कहते हैं। शिशु या छोटे बच्चों में बुल बेबी सिंड्रोम होता है जो नाइट्रेट की अधिकता से होती है। ये जल के माध्यम से ज़्यादा हो सकता है, शरीर नीले पड़ जाते हैं। इटाई रोग कैडमियम के विषाक्तता से होती है। शरीर में तांबा की अधिकता को बिल्सन रोग कहते हैं। तांबा की मात्रा अगर शरीर में अधिक हो जाए तो बिल्सन रोग कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के रोगों का जो अध्ययन है उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। गाँव घर में आप इजी वे में देख पाएंगे रमन पैथोलॉजी लैब, है ना। इसके अलावा पुरुष महिला के एक जोड़ी एलोसोम अर्थात सेक्स क्रोमोसोम पाई जाती है, और 22 जोड़ी ऑटोजोम्स। यही जो एक जोड़ी क्रोमोसोम है, महिला में तो दोनों एक्स ही होती है, लेकिन पुरुष में एक्स और वाई दोनों होता है, ठीक है। एक्स से एक्स मैच किया तो बेटी होते हैं, एक्स से वाई मैच किया तो लड़का होते हैं, पैदा होने वाला संतान। तो एक जोड़ी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी पूछे आपको कि मनुष्य में कितने जोड़े एलोसोम, है ना, क्रोमोसोम होते हैं, तो एक ही जोड़ी आंसर लगाना है, न कि 46 लगा देना।
ओवरऑल 46 होता है, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स, 1 जोड़ी एलोसोम्स होता है। तो ये थे आज के सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं बिना कहीं भटके हुए। ठीक है भैया, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।